नेहा आज बहुत खुश थी। गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थी और वह अपनी बुआ के घर रहने जा रही थी। बुआ जी का घर किसी महल से कम नहीं था। पूरे शहर में उनकी सबसे बड़ी आलीशान कोठी थी। फूफाजी पुराने रजवाड़े खानदान से थे। उनके जाने के बाद बुआ जी ने ही सब कुछ संभाल रखा था। बहुत बड़ा परिवार था, लेकिन अपनी कोई संतान नहीं थी। बुआ जी को वहां सब मांझी कहकर पुकारते थे। उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी बात थी कि हर इंसान उनके सामने सर झुकाकर खड़ा रहता था। पैसे का जरा भी घमंड नहीं था, लेकिन अनुशासन की पक्की थी। ऊपर से जितनी कठोर थी, अंदर से उनका हृदय उतना ही कोमल था। नेहा अपने पिताजी के साथ बुआ जी के घर पहुंची। पहले भी कई बार आ चुकी थी, लेकिन इस बार रहने का मौका मिला था। वहां पहुंचते ही पिताजी ने अपने बड़ी बहन के पांव छुए। उनसे बातचीत की तभी बुआ जी ने कहा, नेहा तू कितनी बड़ी हो गई, इधर आ मेरे पास। नेहा उनके पास पहुंच गई। उन्हें चेहरे पे इतना तेज था कि नेहा उन्हें एकटक उन्हें देख रही थी। पिताजी नेहा को छोड़कर चले जाते हैं। बुआ जी नेहा को उसका कमरा दिखाती हैं। अपनी नौकरानी को नेहा के लिए सारी बातें समझाती हैं। शाम के समय बुआ जी नेहा से कहती हैं, बेटा मैं अपनी एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, तू चल तुझे भी घुमा लाती हूँ। नेहा फटाफट तैयार हो गई। बाहर निकले तो पता लगा कि अपनी गाड़ी से नहीं रिक्शे से जाएंगे, क्योंकि उस भीड़ भाड़ वाली जगह पर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। बुआ जी ने रिक्शा रुकवाया और रिक्शे वाले से बोली, छोटे बाजार में धर्मशाला के पास जाना है, 30 रुपये दूंगी। रिक्शे वाला बोला, वहां तो बहुत भीड़ रहती है, बहुत देर जाम में खड़े रहना पड़ता है, 50 से कम नहीं लूंगा। यह सुनकर बुआ जी एकदम गुस्से में बोली, तुम लोगों ने लूट मचा रखी है, 40 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी और रास्ते से मुझे मिठाई लेनी है। पहले से बोल रही हूँ, बाद में चिक चिक मत करियो। रिक्शे वाला बुआ जी को मना नहीं कर पाया और बुआ जी के साथ नेहा भी रिक्शे में बैठ गई। दोनों अपनी मंजिल की ओर चल दी। आगे जाने पर एक बड़ी सी मिठाई की दुकान के पास उन्होंने रिक्शा रुकवा दिया। नेहा को साथ में लेकर मिठाई की दुकान में पहुंच गईं। कई मिठाइयों को देखकर उन्होंने एक महंगी सी मिठाई पैक करवाए, 1 किलो एक जगह और 250 ग्राम एक जगह। फिर रिक्शे में आकर बैठ गईं। 250 ग्राम वाला पैकेट रिक्शे वाले को देते हुए बोली, ले ये मैं तेरे लिए लाई हूँ। रिक्शे वाला कुछ नहीं बोला, चुपचाप मिठाई का थैला हैंडल पर लटका कर चल दिया। कुछ ही देर में रिक्शा बड़े बाजार पहुंच जाता है। बुआ जी 40 रुपये देकर चल देती हैं। नेहा उनसे पूछती है, बुआ जी एक तरफ तो आप 10 रुपये कम कर रही थी और दूसरी ओर आपने 150 रुपये की मिठाई उसे पकड़ा दी। बुआ जी ने हंसकर जवाब दिया, अगर मैं उसे ज्यादा पैसे देती तो वो हर किसी से वही रेट मांगता। किसी के पास इतने पैसे न हो तो वो बेचारा पैदल ही जाएगा। रही बात मिठाई की, तो जब हम अपने लिए मिठाई लेते हैं तो इन लोगों का भी तो मन होता होगा मिठाई खाने का, लेकिन ये कभी उस दुकान से मिठाई नहीं ले पाते होंगे, इसलिए मैंने उसे मिठाई दी। बुआ जी की आधी बात समझ में आए, आधी नहीं आई। नेहा उनके साथ घर के अंदर चली गई। टूटा फूटा घर था। आंगन में एक टूटी हुई सी चारपाई पड़ी थी। बुआ जी ने आवाज दी तो अंदर से बुआ जी की उम्र की एक महिला आई। पुरानी सी सूती साड़ी पहने। बुआ जी को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बुआ जी ने उसे गले से लगा लिया। नेहा ने उन्हें नमस्कार किया। बुआ जी ने नेहा का परिचय दिया और बोली, कैसे ही बहन, बहुत दिन से सोच रही थी तुझसे मिलने के लिए, लेकिन समय नहीं मिल पाया। तभी उनकी बहू चाय बना लाई, साथ में बिस्कुट थे। बुआ जी बातें कर रही थी, फिर अचानक बोली, नेहा ये मेरी बचपन की सहेली है, हम दोनों साथ पढ़ा करते थे, बाकी सहेलियां तो छूट गईं, बस हम दोनों की शादी एक ही शहर में हो गई। यह कहकर दोनों सहेलियां हंसने लगीं। कुछ देर बैठकर बुआ जी वापस चल दी। बाहर आकर फिर रिक्शा किया और घर आ गईं। घर आकर बुआ जी ने नेहा से पूछा, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया ना? सुन, ये मेरी बचपन की सहेली है, इसे मैं कभी अपने घर नहीं बुलाती, यहाँ सब ठाठ बाट देखेगी तो कल मुझसे बात करने में, मुझसे मिलने में उसे झिझक होगी। मैं हम दोनों के बीच में पैसा नहीं आने देती, तू भी हमेशा ऐसे ही रहना। कितनी भी बड़ी बन जाए, लेकिन अपने पुराने लोगों को कभी घमंड मत दिखाना। नेहा बुआ जी से बहुत प्रभावित हुई। इतना सब कुछ होते हुए भी घर में इतने नौकर चाकर, 3 बड़ी गाड़ियां,
इतना बड़ा परिवार, महल जैसी कोठी, लेकिन कितनी सादा, कितनी सरल थी बुआ जी। शाम को वे अपनी नौकरानी पर चिल्ला रही थीं। मैं दौड़कर उनके पास गई तो देखा वे उसे बुरी तरह डांट रही थीं। मुझे देखकर बोली, देख इसकी बेटी तेज बुखार में तड़प रही है और ये उसे छोड़कर यहाँ काम पर चली आई। तेरी बेटी को कुछ हो गया तो हमें पाप चढ़ा दियो। चल मेरे साथ। बुआ जी उसके साथ चली गईं। नेहा रात को सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पता चला बुआ जी रात भर उसकी बेटी के साथ रही। उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब वह ठीक है। दोपहर को बुआ जी आईं और नहा धोकर सोने चली गईं। दूसरों के लिए इतना प्यार, इतनी हमदर्दी भरी थी बुआ जी में, तभी सब चुपचाप उनकी डांट सुन लेते थे। वो एक माँ की तरह सबको डांटती थीं। सब उनकी डांट खाकर भी वहां नौकरी करते रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था इस डांट के पीछे कितनी ममता, कितना प्यार छिपा हुआ है। नेहा 1 महीने तक बुआ जी के घर रही। 1 महीने बाद पिताजी उसे लेने आए। बुआ जी ने ढेरों उपहार नेहा को दिए। जाते समय नेहा ने बुआ जी से कहा, बुआ जी इस 1 महीने ने मेरी जिंदगी बदल दी। यहाँ आने से पहले मैं छोटे बड़े में फर्क करती थी, लेकिन आपको देखकर मुझे पता लगा कि मैं और मेरे जैसे कितने लोग अपने घमंड में रहते हैं। मैं वादा तो नहीं करती, लेकिन आपके जैसा बनने की कोशिश करूंगी। यह सुनकर बुआ जी बहुत खुश हुई और बोली, मुझे बहुत खुशी हुई। अगली बार आएगी तो मुझे बताना तूने जो मुझसे सीखा उसे कैसे अपने जीवन में उतारा। नेहा अपने घर वापस आ गई। इस 1 महीने में उसका जीवन बदल चुका था। अमर की एक कपड़े की दुकान थी। शहर के सबसे महंगे बाजार में उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। महंगी गाड़ी, आलीशान बंगला जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी रेखा और उसके माता पिता थे। एक दिन अमर अपनी गाड़ी में पत्नी के साथ घूमने जा रहा था। वो एक हिल स्टेशन पर पहुंच जाता है। होटल में उसका कमरा बुक था। वह काउंटर पर पहुंचता है और कमरे में उसकी बुकिंग के बारे में पूछता है। अमर काउंटर रजिस्टर में साइन करता है, तभी मैनेजर एक वेटर को बुलाता है। मैनेजर उससे कहता है, साहब का सामान तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 306 में रखाओ। वेटर सामान लेकर आगे आगे चल देता है। अमर और रेखा दोनों उसके पीछे पीछे चल देते हैं। लिफ्ट से होते हुए वे सभी कमरे में पहुंच जाते हैं। कमरे में सामान रखकर जब वेटर वापस जाने लगता है तो अमर उससे कहता है, सुनो ये लो टिप। अमर 100 रुपये निकालकर वेटर की ओर बढ़ा देता है, लेकिन यह क्या, वेटर पैसे न लेकर वापस जाने लगता है। अमर उसे रोकता है। अमर उससे कहता है, अरे ये हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, रख लो, तुम्हारे मैनेजर से हम कुछ नहीं कहेंगे। वेटर चुपचाप पैसे अपनी जेब में रख लेता है। तभी अमर उसे रोकता है। अमर कहता है, तुम राकेश हो ना? वेटर ने कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप वहां से चला गया। तभी रेखा अमर के पास आई और बोली, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हो और वेटर से क्या बात कर रहे थे? अमर ने कहा, रेखा यह मेरे बचपन का दोस्त था, लेकिन अब मुझे पहचान नहीं रहा है, मैंने तो इसे पहचान लिया है। तुम यहीं रुको, मैं अभी इसके बारे में पता करके आता हूँ। अमर नीचे काउंटर पर पहुंचकर राकेश के बारे में पता करता है तो उसे पता लगता है कि वो तो अभी ड्यूटी खत्म करके घर चला गया। कल सुबह आएगा। राकेश ने दूसरे वेटरों से उसके घर के बारे में पूछा, लेकिन किसी को उसका घर मालूम नहीं था। अमर अपने कमरे में वापस आ जाता है। रेखा उससे पूछती है तो अमर कहता है, रेखा हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। राकेश पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन फिर इसके पिता पर बहुत कर्ज हो गया था। इसके पिता अपना घर बेचकर कर्ज चुकाकर अपने परिवार के साथ कहीं चले गए। राकेश ने मेरी बहुत मदद की है। अगर वह नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अगले दिन राकेश काम पर नहीं आया। राकेश के घर का पता भी नहीं लग पा रहा था। अमर और रेखा घूमने निकले, लेकिन अमर का मन किसी चीज में नहीं लग रहा था। वो हर समय राकेश के बारे में सोच रहा था। अगले दिन उनका होटल में आखिरी दिन था। होटल छोड़कर अमर ने सामने ही दूसरे होटल में कमरा ले लिया। रेखा के पूछने पर उसने बताया, रेखा राकेश अपनी गरीबी के कारण मुझसे नहीं मिलना चाह रहा है, इसलिए ही मैंने होटल बदल लिया है। उसे पता होगा कि हम होटल कब छोड़ने वाले हैं।
सामने होटल में बालकनी से अमर पहले वाले होटल में नजर रख रहा था। चौथे दिन राकेश काम पर आया। अमर ने उसे देखा और वह तुरंत होटल में पहुंच गया। वहां जाकर उसने राकेश को रोका और पूछा, भाई मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तू मुझसे बचकर भाग रहा है? अचानक अमर को अपने सामने देखकर राकेश सकपका गया, फिर वह संभल कर बोला, ऐसी बात नहीं है भाई, तुम कहाँ और मैं कहाँ, अब तुम्हारा मेरा कहाँ मेल है? अमर ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने घर लेकर चल। अमर के बहुत जिद करने पर राकेश ने अपने मैनेजर से बात की और अमर को लेकर अपने घर पहुंच गया। घर क्या, एक छोटी सी झोपड़ी सी थी। उसमें उसकी मम्मी और उसकी पत्नी थी, जो कि फटे हुए कपड़े पहने थी। पास ही में एक बच्चा खेल रहा था। राकेश को देखकर उसकी पत्नी बोली, अरे आप आज भी वापस आ गए क्या? वो आपके दो अभी वही हैं जिनसे आप बचने की कोशिश कर रहे थे। अमर पीछे ही खड़ा था। वह बोला, भाभी जी, मैं ही वो दोस्त हूँ जिससे यह बच रहा था। क्या मैं इतना घटी इंसान हूँ? क्यों माँ जी अपने भोला बेटे को भूल गईं? राकेश की बूढ़ी माँ ने चश्मा लगाकर ध्यान से देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए। अरे बेटा, मैं और राकेश तुझे हमेशा याद करते हैं। कभी कभी अखबार में तेरी दुकान का इश्तहार छपता है, उसमें तेरी फोटो देखकर ये तुझे बहुत याद करता है। अमर ने कहा, अरे तुम लोग इतनी परेशानी में हो क्यों भाई? तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? राकेश ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, भाई मुझे लगा तू मुझ गरीब को पहचानेगा या नहीं, वहां कहीं तूने मेरी बेइज्जती कर दी तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। तभी राकेश की पत्नी बोली, भैया इनकी कोई गलती नहीं है, आप ही देखो हम किस हाल में हैं। ऐसे में तो अपने भी मुंह मोड़ जाते हैं। इन्हें इसी बात का डर था। खैर आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अमर बोला, चल अपना सामान बांध ले, मेरे साथ चल, दोनों भाई मिलकर दुकान चलाएंगे। मेरी 3 दुकानें हैं जो मुझसे नहीं संभल रही हैं। राकेश ने कहा, नहीं भाई मैं ठीक हूँ, तुझे मैं आज भी याद हूँ, यही बहुत है। अमर ने उसे डांटते हुए कहा, तेरा तो मुझे पता नहीं, लेकिन अपनी माँ और भाभी को मैं इस हाल में नहीं देख सकता। मैं इन्हें ले जा रहा हूँ, तेरा मन हो तो आ जाना। राकेश मना करता रहा लेकिन अमर नहीं माना। वो बोला, जानता है तूने बचपन में मेरी कितनी मदद की है, मैं कितना गरीब था। मेरे पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे। तूने मुझे अपनी किताबें दी और स्कूल में इसी बार पर तेरी कितनी पिटाई होती थी। आज मैं जो कुछ भी हूँ तेरी वजह से हूँ। वैसे बाबूजी कहाँ गए? राकेश बोला, भाई वो तो गांव छोड़ने के 6 महीने बाद ही खत्म हो गए। उन्हें लग रहा था उनकी वजह से उनका परिवार मुसीबत में है। तब से हम ऐसे ही गुजर बसर कर रहे हैं। अमर उन्हें सामान बांधने का बोलकर वापस होटल आया और रेखा को सारी बात बताई। रेखा बहुत खुश हुई, उसका पति अपने दोस्त की मदद कर रहा है। दोनों ने जाकर राकेश का सारा सामान ट्रक में चढ़वाया और उन्हें अपने घर ले आए। वहां दोनों भाइयों की तरह रहने लगे। राकेश अब धीरे धीरे काम सीखने लगा। अमर ने एक दुकान की पूरी जिम्मेदारी राकेश को सौंप दी थी। इस तरह एक दोस्त ने अपने दोस्त का कर्ज चुकाया। लाजो गांव के कुएं से पानी भरकर घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे दूर से एक बुजुर्ग आते दिखे। जब वे पास आए तो उन्होंने कहा, बेटी मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। लाजो ने कहा, हाँ हाँ बाबा क्यों नहीं, ये लीजिए पानी पीजिए। यह कहकर उसने पानी का घड़ा हाथ में लेकर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर बुजुर्ग ने उसका धन्यवाद दिया और आगे चल दिए। कुछ देर बाद लाजो घर पहुंची तो देखा वे बुजुर्ग और उसके पिता खाट पर बैठे थे। रामधन जी जो कि लाजो के पिता थे, रत्नलाल उनके ही पुराने दोस्त थे, जो कि दूसरे गांव में रहते थे। कई साल बाद वे रामधन से मिलने आए थे। रामधन जी ने जैसे लाजो को देख वे बोले, ले भाई रत्नलाल आ गई मेरी बेटी। इसी के बारे में पूछ रहा था ना, बहुत ही होशियार बच्ची है। बस मेरी गरीबी और इसकी माँ के न रहने के कारण इससे इसका बचपन छिन गया। आ बेटा ये तेरे चाचा हैं, मेरे बचपन के दोस्त। लाजो कुछ बोलती उससे पहले ही रत्नलाल जी ने कहा, भाई रामधन तेरी बेटी बहुत संस्कारों वाली है। आज कुएं पर इसने ही मुझे पानी पिलाया था, और कोई होता तो पहले मेरी जात पात पूछता फिर कहीं जाकर पानी पिलाता। तेरी बेटी बहुत परोपकारी है। अपनी तारीफ सुनकर लाजो शर्माकर अंदर चली गई।
तभी रामधन ने आवाज लगाई, बेटी अपने चाचा के लिए कुछ मीठा ले आ। रत्नलाल जी ने उसे रोकते हुए कहा, भाई मुंह बाद में मीठा कर लेंगे, पहले मैं जिस काम से आया हूँ वो तो सुन ले। हाँ भाई बोल, क्या बात है, घर में सब ठीक तो है न? रामधन की बात सुनकर रत्नलाल ने गंभीर होते हुए कहा, भाई मैं अपने बड़े बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ, अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। यह सुनकर रामधन बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बात तो तेरी ठीक है, अगर तेरा बेटा है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन भाई मेरी हैसियत तो तू जानता ही है। जहाँ तक मुझे पता है तेरा तो शहर में बहुत बड़ा कारोबार है, कहाँ मैं कहाँ तू। रत्नलाल जी ने कहा, पैसा की तू चिंता मत कर, मेरे बेटे के लिए कई बड़े घरों से रिश्ते आए, लेकिन मैं एक ऐसे बच्चे को अपने घर की बहू बनाना चाहता था जिसमें संस्कार हों। वो मैंने तेरी बेटी के अंदर देख लिए, तू बस हाँ कर दे, बाकी सब कुछ मेरे पर छोड़ दे। रत्नलाल जी की बातें सुनकर रामधन ने तुरंत हाँ कर दी। ऐसा घर बैठे रिश्ता आए तो कोई भी मना नहीं कर सकता है। किवाड़ की ओट से लाजो यह सब सुन रही थी। रत्नलाल जी ने आगे कहना शुरू किया, हाँ ये बात हुई न खुशी की, अब जल्दी से मिठाई मंगा, अब मजा आएगा मुंह मीठा करने में। रामधन के आवाज लगाने पर लाजो शर्माते हुए मिठाई की प्लेट लेकर आ गई। रामधन ने कहा, बेटी आज से ये तेरे ससुर हैं, इनके पैर छू। लाजो जल्दी से पैर छूकर वापस चली गई। उसके जाने के बाद रत्नलाल जी ने कहा, भाई मेरा बड़ा बेटा सत्यम मेरा शहर का कारोबार संभालता है और छोटा बेटा वंश गांव में खेती देखता है। मैंने उससे सत्यम से शादी के बारे में पूछा तो वो बोला, पिताजी आप अपने आप देखकर मेरी शादी कर दो। रामधन बोला, हाँ भाई बड़े नसीब से मिलती है ऐसी संतान जो माता पिता का सम्मान करे। मेरे तो भाग खुल गए, मैं तो हमेशा इसी चिंता में रहता था कि इस बिन माँ की गरीब बच्ची को कौन अपनाएगा। रत्नलाल जी बोले, बस अब तू चिंता मत कर, मैं शादी का सारा इंतजाम कर लूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। रत्नलाल जी अपने घर के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद रामधन ने घर में जाकर लाजो से पूछा, बेटी तू खुश तो है न इस रिश्ते से? लाजो बोली, पिताजी मेरे जाने के बाद आपका ध्यान कौन रखेगा, मुझे नहीं करनी शादी। रामधन बोला, बेटी ऐसा ना बोल, मैं अपना ध्यान रख लूंगा, बड़े नसीब से ऐसा रिश्ता मिला है। रत्नलाल को मैं बचपन से जानता हूँ, उसके घर में तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ दिन बाद पास के गांव से दो लोग आए और रामधन को शादी का शुभ मुहूर्त बताकर चले गए। उन्हें रत्नलाल जी ने भेजा था। अब रामधन शादी की तैयारियों में जुट गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रामधन ने अपना खेत गिरवी रखकर बेटी की शादी की तैयारियां पूरी कर ली थीं। शादी से एक सप्ताह पहले एक दिन रामधन अपने समधी से मिलने उनके गांव पहुंच गया। रत्नलाल जी ने उसे देखकर गले लगा लिया। उन्होंने अपने परिवार से मिलवाया। अपने होने वाले दामाद सत्यम से मिलकर रामधन बहुत खुश हुआ। रत्नलाल जी ने कहा, भाई तू यहाँ आया है, जरूर कोई बात है, बता क्या बात है। रामधन हाथ जोड़कर बोला, नहीं भाई मैं तो बस ये बताने आया था कि मैंने शादी की सारी तैयारियां कर ली हैं। आप एक बार आकर देख लो, कुछ कमी लगे तो बता देना, जिससे आपके मेहमानों के सामने आपको शर्मिंदा न होना पड़े। रत्नलाल जी ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, तेरे पास एक ही खेत था, तूने वो भी गिरवी रख दिया, उसी पैसे से सारी तैयारियां की हैं। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था, जब मैंने कह दिया था मैं शादी की तैयारी कर लूंगा, फिर तूने ये सब क्यों किया? रामधन आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला, माफ करना भाई, लेकिन बेटी की शादी के लिए कुछ तो मुझे भी करना चाहिए। रामधन यह कहकर रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रत्नलाल जी ने अपने छोटे बेटे वंश को बुलाया और इशारे से कुछ समझाया। कुछ देर बाद रत्नलाल जी ने रामधन के कंधे पर हाथ रखा। रामधन सिर झुकाए शर्मिंदा हुआ बैठा था। रत्नलाल जी ने कहा, ले भाई अपनी अमानत, दोबारा फिर कभी ऐसा मत करना। यह कहकर उन्होंने खेतों के कागज रामधन के हाथ में रख दिए। रामधन ने देखा, अरे ये क्या, ये तो वही कागज हैं तो मैंने गिरवी रखे थे, ये आपके पास कैसे आए? रत्नलाल जी ने कहा, वंश आसपास के गांव के सभी लोगों को जानता है, उनमें से ही एक ने खेत गिरवी रखने वाली बात हमें बता दी, वही यह कागज छुड़ा कर लाया है। रामधन की आंखों से आंसू बह रहे थे।
रत्नलाल जी ने उसे गले लगा लिया और बोला, भाई खेत ही गिरवी रख देगा तो कर्ज कहाँ से चुकाएगा और खाएगा क्या। आगे से ऐसा कुछ मत करना, मैं अपनी बेटी लेने आऊंगा। बस तू मिठाई बढ़िया सी बनवाना। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। रत्नलाल जी ने आवाज लगाई, वंश। वंश ने 50,000 रुपए लाकर अपने पिता के हाथ में रख दिए। रत्नलाल जी ने कहा, ले भाई शादी की तैयारियां कर और वंश इन्हें घर छोड़ा। और हाँ सुन भाई, कल हम 4-5 आदमियों को तेरे घर भेज देंगे, वो सारा काम संभाल लेंगे। बस तू चिंता मत करना। रामधन कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसके मुंह से बस इतना ही निकला, मेरी बेटी के नसीब खुल गए। यह कहते ही वह कुर्सी पर बैठे बैठे लुढ़क गया। इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपने प्राण त्याग दिए। रत्नलाल जी उसे संभालते, इससे पहले ही वह दुनिया छोड़ चुका था। रत्नलाल जी अपने दोस्त से लिपट कर रोते रहे। वे अपने दोस्त की अंतिम यात्रा लेकर उसके गांव पहुंचे। लाजो को जब यह पता लगा, वह रोते रोते बेहोश हो गई। रामधन का अंतिम संस्कार किया गया। रत्नलाल जी अपने परिवार के साथ वहीं रुक गए। 13वीं के एक सप्ताह बाद उन्होंने सादा तरीके से सत्यम और लाजो की शादी एक मंदिर में करवा दी। लाजो के चमकते नसीब की खुशी में रामधन अपना जीवन जीना भूल गया था। अजय स्कूल से वापस आया। वो लिफ्ट में घुसा, तभी उसी के फ्लोर पर रहने वाला राकेश मिल गया। वह अजय के ही स्कूल में ही पढ़ता था। अजय ने पूछा, क्या हुआ, आज स्कूल नहीं गया। यह सुनकर राकेश बोला, मेरे पापा आज मुझे घुमाने ले गए थे और जानता है उन्होंने मुझे क्या दिया। यह कहकर उसने जेब से आईफोन निकाल कर दिखाया। अजय यह देखकर हैरान रह गया, अभी से आईफोन, मेरे पापा तो मुझे सिंपल सा फोन भी नहीं लेने देते। यह सुनकर राकेश हंसने लगा, किस दुनिया में रहते हो तुम लोग, आईफोन के बिना आजकल कुछ होता है। जिसके पास आईफोन नहीं, लोग उसे गरीब मानते हैं। कुछ ही देर में दोनों का फ्लो आ गया। अजय अपने घर पहुंचा, वह आज बहुत परेशान था। सीधा अपने कमरे में चला गया। अजय संतोष जी और राधिका जी का इकलौता बेटा था। संतोष जी एक कंपनी में नौकरी करते थे। उनकी सैलरी से फ्लैट और गाड़ी की ईएमआई निकल जाती तो कुछ बचता नहीं था। बस किसी तरह गुजारा हो रहा था। इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होते ही उनके खर्चे डबल हो गए थे। स्टेटस के चक्कर में गाड़ी भी लेनी पड़ गई। राधिका जी अजय के कमरे में गई, क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? चल खाना खा ले। अजय ने लेटे लेटे ही जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है। राधिका जी समझ गई कि किसी बात पर गुस्सा है। वो बोली, मुझे बता बात क्या है। क्या स्कूल में किसी ने कुछ कह दिया? अजय उठकर बैठ गया, मम्मी पता है, मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन है, बस एक राकेश के पास नहीं था। आज उसके पापा ने भी उसे आईफोन दिला दिया। अगर गरीब बनकर रहना था तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी। राधिका जी को एक बार तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, बेटा ऐसा नहीं कहते। तुझे पता है हमने कितनी मुश्किल से यह फ्लैट खरीदा है। उसकी ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, इसके बाद बहुत मुश्किल से घर का खर्च चल पाता है। अजय रूठ कर बैठा था, वह बोला, बस यही सब बहाने लगाते रहो। पापा को बोले ना कोई बड़ी कंपनी ढूंढ ले जहां अच्छी सैलरी मिले। राधिका जी को अब गुस्सा आ गया था, हाँ तुझे लगता है तेरे पापा जानबूझकर कम सैलरी की नौकरी कर रहे हैं? जानता भी है कुछ बड़ी कंपनी से हर दिन लोग निकाले जा रहे हैं, और हाँ कान खोलकर सुन ले, कोई आईफोन नहीं आ रहा है। तेरे स्कूल की फीस भर रहे हैं, वही काफी है। अपनी पढ़ाई कर, इन सब चक्करों में मत पड़। मम्मी को गुस्से में देखकर एक बार अजय को लगा कि अगर ज्यादा बोला तो मम्मी मारना भी शुरू कर देगी। इसलिए वह चुप हो गया और मुंह फेर कर सो गया। शाम को संतोष जी घर आए, अजय ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आज तुम फिर से आईफोन की जिद पकड़ कर बैठ गए। मैं तुम्हें आईफोन नहीं दिलवा सकता। हाँ जब तुम स्कूल खत्म कर लोगे तो एक सस्ता सा फोन तुम्हें मिल जाएगा। इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत करना। पापा आपको पता है जिस सोसाइटी में आप हमें ले आए हो, वहाँ और मेरे स्कूल में सबके पास आईफोन है, सब मुझसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सबके पास बाइक है। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। संतोष ने अजय को अच्छे से डांट कर समझा दिया। तब से अजय उनसे कम ही बात करता था।
एक दिन संतोष जी सुबह सोकर उठे तो उन्होंने देखा अजय घर पर नहीं है। संतोष जी उसे ढूंढने गए लेकिन वो कहीं नहीं मिला। वे घर आए तो राधिका जी बैठी रो रही थी। उन्होंने एक खत संतोष जी को पकड़ा दिया। उसमें लिखा था, पापा मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अब कुछ बनकर ही वापस लौटूंगा। एक एक चीज के लिए मन मारकर मैं नहीं रह सकता। संतोष जी सिर पकड़कर पलंग पर बैठ गए। इधर अजय ट्रेन पकड़कर सीधा मुंबई पहुंच गया। उसे यकीन था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बन जाएगा। स्टेशन से बाहर आते ही चारों तरफ भीड़ दिख रही थी। अजय एक होटल के सामने से गुजरा, उसे भूख लगी थी। वो उस होटल में गया। वहां एक वेटर आया, उससे खाने का ऑर्डर ले गया। कुछ देर में एक कमजोर सा आदमी जिसकी उम्र लगभग 45 साल की थी, खाना टेबल पर लगा गया। अजय खाना खाकर जब होटल के मालिक को पैसे देने गया तो उसने कहा, ये जो सामने आदमी है बहुत कमजोर है, इसे हटाकर किसी ढंग के मजबूत आदमी को काम पर रखो। यह क्या ही काम कर पाता होगा। बेटा, यह आदमी बहुत अमीर बाप की औलाद है, लेकिन आज से 20 साल पहले यह किसी बात पर अपने घर वालों से नाराज होकर यहाँ आ गया। बहुत ढूंढने के बाद भी जब इसे कोई ढंग का काम नहीं मिला तो पेट पालने के लिए यह हमारे यहाँ काम करने लगा। कुछ साल बाद यह वापस अपने घर गया, लेकिन तब तक इसके माता पिता इसे याद करते करते मर गए थे। सारी संपत्ति पर इसके रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया था। फिर यह वापस यहीं आ गया। तब से चुपचाप काम करता रहता है। शायद यह अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा है। होटल के मालिक की बात सुनकर अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने पापा को फोन किया, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, मैं कल तक वापस आ जाऊंगा। संतोष जी ने पूछा, बेटा तू कहाँ है, मैं तुझे लेने आ जाता हूँ। नहीं नहीं पापा, बस मैं आ रहा हूँ, कहकर अजय ने फोन काट दिया। रात की ट्रेन पकड़कर वह घर के लिए रवाना हो गया। जीवन का वो सबक जो उसके पापा उसे न सिखा पाए, उसने ठोकर खाकर जान लिया था। निहारिका अपने स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। वह हमेशा पढ़ाई में फर्स्ट आती थी। निहारिका अब 11वीं क्लास में आ चुकी थी। एक दिन स्कूल की ओर से सभी बच्चों को एक रोबोट बनाने की कंपनी में ले गए। वहां रोबोट बनते देख सभी बच्चे बहुत खुश हुए, लेकिन निहारिका ज्यादा खुश नहीं थी। उसके स्कूल की अध्यापिका मंजू जो कि उसके साथ, उन्होंने पूछा, क्या बात है निहारिका, तुम्हें रोबोट अच्छे नहीं लगे क्या? निहारिका ने कहा, मैडम ये तो बहुत ही सिंपल रोबोट हैं, अगर मुझे मौका मिले तो मैं इससे भी अच्छे रोबोट बना सकती हूँ। निहारिका की बात कंपनी के मैनेजर ने सुन ली। उसने कहा, बेटी आप इससे अच्छा रोबोट बना सकती हो जो कि हमारे इंजीनियरों ने कई सालों की मेहनत के बाद बनाया है। निहारिका बोली, सर अगर मुझे मौका मिल जाए तो इससे ज्यादा खूबियों वाले रोबोट मैं बना सकती हूँ। उसके बाद उस मैनेजर ने अपने मालिक से बात की। उन्होंने मंजू जी को अपने केबिन में बुलाकर कुछ समझाया। अगले दिन मंजू ने निहारिका को बुलाया और कहा, निहारिका तुम्हारी बातों से उस रोबोट कंपनी के मालिक बहुत खुश हुए हैं। उन्होंने रोबोट बनाने का सारा सामान भेजा है और कहा है कि तुम एक छोटा सा रोबोट बनाओ। निहारिका बहुत खुश होती है। अब वो स्कूल की लैब में एक छोटा सा रोबोट बनाने में जुट जाती है। अपनी मदद के लिए वह अपनी 2 सहेलियों को भी साथ में लगा लेती है। 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद निहारिका का रोबोट बनकर तैयार हो जाता है। निहारिका उसे स्कूल की प्रिंसिपल के सामने ले जाकर रख देती है। प्रिंसिपल और मंजू जी दोनों उस रोबोट से कुछ सवाल करती हैं, जिसका वह बखूबी जवाब दे देता है। निहारिका उससे कुछ काम करने को कहती है। वह सारे काम कर देता है। दोनों उसके रोबोट की प्रशंसा करती हैं। सच में ऐसा रोबोट उन्होंने पहली बार देखा था। अगले दिन रोबोट कंपनी के मालिक और उनके कुछ इंजीनियर स्कूल में रोबोट देखने आते हैं। जब वे रोबोट को टेस्ट करते हैं तो रोबोट उनके रोबोट से भी अच्छा प्रदर्शन करता है। कंपनी का मालिक प्रिंसिपल से बात करता है। वो कहता है, हम चाहते हैं कि इस रोबोट को हम खरीद लें और इसी तरह के बड़े रोबोट बनाएं। आपकी क्या राय है? निहारिका यह सब सुन रही थी। तभी वो बोली, आपको इसके कुछ फीचर तो मैंने बताए ही नहीं, जैसे यह मैंने बुजुर्गों की मदद के लिए बनाया है। अक्सर बुजुर्ग अकेले रहते हैं।
ऐसे में ये रोबोट उनकी देखभाल कर सकता है। इसके प्रोग्राम में मैंने एक चिप डाली है जिससे ये बुजुर्गों से उनकी भाषा में बात कर सकता है। उनकी दवा उनको टाइम पर दे सकता है। उनके खाने पीने का ध्यान रख सकता है। और खाली समय में उनके साथ खेल भी सकता है। यह सुनकर सब बहुत खुश हुए, लेकिन यह रोबोट ऐसा कोई काम नहीं कर पा रहा था। तब मंजू जी ने कहा, यह क्या निहारिका, यह तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है। निहारिका बोली, मैडम वो चिप मेरे पास है। वो चिप और यह रोबोट मैं एक ही शर्त पर दूंगी, जब ये मुझे विश्वास दिलाएं कि बुजुर्गों को ये रोबोट मुफ्त में देंगे। कंपनी का मालिक बोला, इससे तो हमें बहुत नुकसान होगा। तब प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है तो आप इस रोबोट को छोड़ दीजिए और अपने रोबोट बेचते रहिए, लेकिन जिस दिन किसी कंपनी ने हमारी शर्त मान ली आप बहुत पछताएंगे। कंपनी का मालिक मान गया। फिर निहारिका ने चिप बदल कर रोबोट से सारे काम करवा कर दिखा दिए। एग्रीमेंट साइन हो गया, जिसके मुताबिक स्कूल का स्टाफ और निहारिका ऐसे बुजुर्गों का पता लगाते जो अकेले रहते थे और उनके घर पर रोबोट भिजवाते थे। अब गांव-गांव और शहर-शहर में निहारिका के रोबोट बुजुर्गों की देखभाल करने लगे। कुछ ही दिनों बाद निहारिका को राष्ट्रपति जी की ओर से पुरस्कार प्राप्त हुआ। कविता अपनी मम्मी सुनीता के साथ सुबह स्कूल जा रही थी। स्कूल पास ही में था, इसलिए माँ बेटी पैदल ही जा रही थी। रास्ते में कविता ने देखा एक छोटा सा बच्चा सड़क पर खेल रहा था। पास ही में उसकी माँ भीख मांग रही थी। कविता का मन था उसके साथ खेलने का। कविता ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मुझे भी इसके साथ खेलना है। सुनीता जी ने कहा, बेटा नहीं, ये गंदे लोग हैं, देखो ठीक से नहाया भी नहीं है। चल स्कूल के लिए देर हो रही है। सुनीता कविता को लेकर आगे चल दी। कुछ दूर जाने पर कविता ने पूछा, मम्मी वो इतना गंदा क्यों था? सुनीता जी ने कहा, बेटी वो भीख मांगने वाले गरीब लोग हैं, उनके पास ना घर है ना कोई नहाने की जगह, यहीं पास में झुग्गी में रहते होंगे। बातें करते करते स्कूल आ गया। कविता को स्कूल छोड़कर सुनीता जी वापस घर आ गईं। इधर कविता अपनी क्लास में बैठी कुछ और ही सोच रही थी, वो बेचारा तो स्कूल भी नहीं जाता होगा। जब वो पढ़ेगा नहीं तो उसे भी भीख मांगनी पड़ेगी। स्कूल खत्म होने के बाद सुनीता जी कविता को लेकर घर चल दी। कविता ने रास्ते में देखा, अब वो बच्चा वहां नहीं था, उसकी माँ भी नहीं थी। कविता बोली, मम्मी वो बच्चा और उसकी माँ कहाँ चले गए? अरे मुझे क्या पता, चल पता नहीं कहाँ कहाँ तेरा दिमाग चलता रहता है। सुनीता जी ने कविता को डांटते हुए कहा। घर आकर भी कविता उस बच्चे के बारे में सोचती रही। अगले दिन सुबह कविता अपनी मम्मी के साथ स्कूल जा रही थी, तभी उसे एक जगह भीड़ दिखाई दी। सुनीता जी ने पूछा तो किसी ने बताया, बेचारी भिखारिन सुबह भीख मांग रही थी। तभी दूसरी ओर से आ रही तेज गाड़ी ने उसे उड़ा दिया, वहीं खत्म हो गई। अब पता नहीं इस बच्चे का क्या होगा। कविता ने देखा वही बच्चा अपनी माँ के पास बैठा रो रहा था। सुनीता जी और कविता आगे स्कूल के लिए चल दिए। कविता ने पूछा, मम्मी अब इस बच्चे का क्या होगा? सुनीता जी ने कहा, बेटा अभी पुलिस वाले आएंगे, उसे ले जाएंगे, बाद में उसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। कविता को कुछ समझ नहीं आया, वो बहुत कुछ जानना चाह रही थी, लेकिन तभी स्कूल आ गया। दोपहर को स्कूल से आते समय कविता ने देखा वहां कोई नहीं था। घर आकर कविता ने खाना भी नहीं खाया। शाम को उसके पापा राकेश जी आए तो कविता ने कहा, पापा वह जिस लड़के के बारे में मैंने आपको कल बताया था, आज उसकी माँ मर गई। पापा क्या हम उसे अपने साथ नहीं रख सकते? वह बेचारा तो स्कूल भी नहीं जाता है। राकेश जी ने कहा, नहीं बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, हम उसे अपने साथ नहीं रख सकते। पता नहीं कौन है। कविता के मन पर उस बच्चे ने गहरी छाप छोड़ी थी। उसने खाना भी नहीं खाया। सुनीता जी और राकेश जी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका मन उस बच्चे को अपने साथ रखने के लिए बेचैन था। रात के समय कविता को बुखार हो गया। उसका कोमल मन बहुत विचलित था। समाज की ऊंच नीच से बेखबर वो उस बच्चे के बारे में सोच रही थी। अगले दिन वो बहुत कमजोर लग रही थी। राकेश जी और कविता जी बहुत परेशान हो गए। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर की दवा से बुखार तो उतर गया, लेकिन घर में हर समय चहकने वाली कविता अब किसी से बात नहीं कर रही थी।
वह गुमसुम सी खिड़की के पास बैठी बाहर देखती रहती थी। राकेश जी ने सुनीता से बात की, ऐसा कब तक चलेगा, कविता बहुत कमजोर हो गई है। सुनीता जी ने कहा, मैं उसे बहुत समझाती हूँ, लेकिन वह एक ही बात कर रही है कि अब उस बच्चे का क्या होगा। राकेश जी ने सुनीता से कहा, हम अपनी बच्ची की खुशी के लिए उस बच्चे को गोद ले सकते हैं क्या? सुनीता जी चुप रह गईं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमें बहुत सोचना होगा। राकेश जी ने कहा, मेरे लिए इस समय मेरी बेटी की खुशी से ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत देर बात करने के बाद दोनों उस अनाथ बच्चे को गोद लेने के लिए तैयार हो गए। राकेश जी कविता के पास गए और बोले, बेटी अगर तू मेरी एक बात माने तो हम उस बच्चे को अपने घर ला सकते हैं। कविता का चेहरा खुशी से चमकने लगा। वह बोली, हाँ पापा, मैं आपकी सारी बात मानूंगी, बस एक बार उसे घर ले आइए। तभी सुनीता जी नाश्ता लेकर आईं और बोली, बेटी पहले नाश्ता कर ले, फिर अपने भाई को लेने चलना। कविता ने खुशी खुशी नाश्ता खत्म किया। तीनों गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। राकेश जी ने इंस्पेक्टर से बात कर अनाथ आश्रम का पता लिया और वहां पहुंच गए। अनाथ आश्रम से उन्होंने उस बच्चे को गोद ले लिया और उसे लेकर घर आ गए। नए घर में आकर उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कविता ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने मोनू बताया। सुनीता जी ने उसे नहला धुलाकर अच्छे से तैयार कर दिया। उसे नए कपड़े पहना दिए, अब वो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। कविता और मोनू दोनों खेलने लगे। कविता उसे अपने सारे खिलौने दिखा रही थी। कविता को खुश देखकर राकेश जी ने कहा, आज मुझे अपनी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा है, वरना लोग ऐसे बच्चों को देखकर मुंह बनाते हैं और अलग हो जाते हैं। इस तरह एक अनाथ बच्चे को एक घर मिल गया और माता पिता भी। अमित और कविता भाई बहन थे। कविता बड़ी थी, अमित छोटा था। दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। कविता एक ऑफिस में काम करती थी, उसका भाई अमित कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन अमित ने कविता से कहा, दीदी मुझे कॉलेज की फीस देनी है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। कविता ने कहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल तक मैं तुझे पैसे दे दूंगी। कविता ऑफिस से एडवांस मांगकर अमित को पैसे देती है। वह अपने भाई को अफसर बनाना चाहती थी, इसलिए वह दिन में ऑफिस में काम करती थी और शाम एक घर में काम करती थी। कुछ दिन बाद अमित की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन अमित ने घर आकर कविता को बताया, दीदी मुझे बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई, अब तुम काम करने नहीं जाओगी? यह कहकर वह जिद करने लगा। हार कर कविता मान गई और उसने काम करना छोड़ दिया। अब वह केवल घर संभालती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अमित ने कहा, दीदी मैंने कुछ रुपए जोड़ लिए हैं, अब मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर कविता ने कहा, नहीं भाई, पहले मैं तेरी शादी करूंगी, जब घर संभालने वाली आ जाएगी तो मैं भी शादी कर लूंगी। कविता ने एक अच्छी सी लड़की देखकर अमित की शादी कर दी। अलका को भाभी के रूप में पाकर कविता बहुत खुश हो रही थी। धीरे धीरे अलका ने पूरा घर संभाल लिया। तीनों बहुत खुशी से रह रहे थे। एक दिन अलका की मौँ अलका से मिलने आई। उन्हें कविता शुरू से ही पसंद नहीं थी। मौका पाकर उसने अलका से कहा, तेरी नंद शादी नहीं करना चाहती है, ये तो जीवन भर तेरे पति की कमाई पर ऐश करना चाहती है। तू बहुत सीधी है। यह सुनकर कर अलका ने कहा, मौँ तुम बेकार की बात कर रही हो, अमित इनके लिए लड़का देख रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा शादी हो जाएगी। लेकिन अलका की मौँ ने कहा, बेटी तू नहीं समझेगी, यह तेरे को कभी चैन से रहने नहीं देगी। अगले दिन अमित ने कविता से कहा, दीदी मैंने आपके लिए लड़का देखा है, आप कहें तो बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन कविता ने कहा, नहीं भाई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, जब करनी होगी आपको बता दूंगी। यह सुनकर अमित और अलका को आश्चर्य हुआ। अलका के दिमाग में मौँ की बातें गूंजने लगी। उसके बाद अलका का व्यवहार कविता के लिए बदल गया। वह अमित को सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन अमित के जाने के बाद कविता से छोटी छोटी बात पर लड़ती रहती। एक दिन कविता कहीं गई थी अकेले में। अलका ने अमित से कहा, दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी बहन हमेशा हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी रहें? यह सुनकर अमित को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा,
खबरदार मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा तो वे जो चाहेंगी वही होगा, तुम्हें पता उन्होंने अपना पूरा जीवन मुझे बड़ा आदमी बनाने में लगा दिया। अलका को समझ आ गया कि अमित उसकी बात कभी नहीं सुनेगा। उसने अपनी नंद को रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब सोची। एक दिन अलका ने कविता से कहा, दीदी काफी दिनों से मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, कल हम मंदिर चलते हैं। यह सुनकर कविता बहुत खुश हुई। अगले दिन दोनों मंदिर में पहुंच जाती हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद अलका कविता को प्रसाद देती है। उसने प्रसाद में कुछ मिला रखा था। प्रसाद खाकर कविता बेहोश हो जाती है। अलका उसे छोड़कर घर वापस आ जाती है। उसे लगता है जहर मिले प्रसाद से कुछ देर में कविता मर जाएगी। कुछ देर बाद कविता को होश आता है, लेकिन वो अपनी पिछली जिंदगी भूल गई। वो मंदिर में बैठकर रोने लगती है। शाम को जब अमित घर वापस आकर अलका से कविता के बारे में पूछता है तो अलका कहती है, दीदी तीर्थ यात्रा पर गई हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। तब अमित कहता है, दीदी मुझे बगैर बताए अचानक कैसे चली गई। वो परेशान हो जाता है, लेकिन अलका उसे समझाकर शांत कर देती है। इधर कविता को उसी मंदिर के पुजारी मंदिर में स्थान दे देते हैं। वह दिन रात मंदिर में सेवा करने लगती है। मंदिर के सभी भक्त और पुजारी कविता का बहुत ध्यान रखते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन कविता को पिछला कुछ याद नहीं आ रहा था। काफी दिन बीत जाने पर अमित कविता को ढूंढने निकल गया। वह कविता को ढूंढता रहा, लेकिन कविता कहीं नहीं मिली। एक दिन वह थककर उसी मंदिर में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां कविता आई। उसने कहा, भैया मंदिर में भंडारा शुरू हो रहा, आप भी बैठकर भोजन कर लीजिए। कविता की आवाज सुनकर अमित चौंक गया। कविता को देखकर वह रोने लगा। तब कविता ने कहा, भैया आप क्यों रो रहे हो? तभी वहां पुजारी बाबा आ गए। उन्होंने अमित से पूछा तो अमित कविता के बारे में बताया। पुजारी बाबा ने कहा, ये लड़की यहाँ बेहोश मिली थी, होश आया तो इसे कुछ याद नहीं था। अच्छा हुआ तुम मिल गए, इसे अपने घर ले जाओ, भगवान ने चाहा तो वहां जाकर इसकी यादाशत वापस आ जाएगी। अमित ने कविता को चलने के लिए कहा तो वह रोने लगी और जाने से मना कर दिया, लेकिन अमित जिद कर रहा था। तब कविता ने कहा, भाई मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैंने जानबूझकर नाटक किया ताकि तुम और भाभी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरा घर में रहना पसंद नहीं, इसलिए अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। यह सुनकर अमित रोने लगा और कविता से बोला, दीदी अगर आप घर नहीं चलोगी तो मैं भी यहीं रहूंगा। उसकी बातें सुनकर कविता घर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने अमित से कहा, मेरी एक शर्त है, तुम भाभी पर गुस्सा नहीं करोगे। अमित मान गया और कविता को लेकर घर आ गया। कविता को देखकर अलका सहम गई। वह रोने लगी और उसने अमित और कविता से माफी मांगी। कविता के कहने पर अमित ने उसे माफ कर दिया। कुछ दिन बाद कविता ने शादी कर ली और अपने ससुराल विदा हो गई। नीतू की उम्र भी केवल 10 साल थी। कानपुर के एक छोटे से मोहल्ले में वह एक पुराने हवेली जैसे मकान में अपनी मां दुलारी के साथ रहती थी। कानपुर में आज से करीब 30 साल पहले दुलारी की शादी हुई थी। गांव की होने के कारण शहर के तौर तरीके उसे समझ नहीं आते थे। दुलारी के पति भगतराम बाजार में एक दुकान में नौकरी करते थे। आज से करीब 5 साल पहले उनके सिर में तेज दर्द उठा। अस्पताल ले गए। वहां सारे टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने बताया इन्हें ब्रेन ट्यूमर है। दुलारी की तो जैसे जिंदगी ही बदल गई। घर में रहने वाली देहाती लड़की, जिसे बाहर का कुछ पता नहीं था, उसके सिर पर पूरी गृहस्थी का बोझ आ गया। साथ ही पति के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम भी करना था। दुलारी ने किसी तरह हिम्मत करके घर से बाहर जाकर काम ढूंढा। 1-2 घरों में उसे साफ सफाई और खाना बनाने का काम मिल गया। दुलारी सुबह जल्दी से खाना बनाकर और नीतू को भगत जी के पास छोड़कर काम पर निकल जाती थी। घरों में काम करके दोपहर को वह घर आती और पति और बच्ची को खाना खिलाकर जल्दी जल्दी 2 निवाले खाकर वापस शाम के काम के लिए चली जाती थी। इसी बीच भगत जी की तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। एक दिन जब दुलारी अस्पताल में भगत जी के पास बैठी तो उन्होंने कहा, दुलारी मुझे लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। तू नीतू का ध्यान रखना और जिस हवेली में हम रहते हैं वो मेरे पिताजी के नाम थी, कभी भी उसे मत छोड़ना। बहुत मजबूरी हो तभी मकान बेचने के बारे में सोचना।
नीतू को उन्होंने बहुत प्यार किया। दुलारी बिना कुछ बोले बस रोए जा रही थी। अगले दिन सुबह भगत जी चल बसे। दुलारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आस पड़ोस के कुछ लोगों ने उनका अंतिम संस्कार कराया। किसी तरह 13वीं की गई। 13वीं के 2 दिन बाद ही भगत जी के रिश्तेदार मकान पर हिस्से का दावा करने लगे। लेकिन इन 13 दिनों में और भगत जी के आखिरी शब्दों ने दुलारी को मजबूत कर दिया। दुलारी सारी बात सुनकर सबके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, यह हवेली मेरे ससुर जी के नाम थी और मेरे पति उनके इकलौते बेटे थे। इस पर अब मेरा और मेरी बेटी का हक है। आप सब लोग चले जाइए यहाँ से। दुलारी की बात सुनकर जो रिश्तेदार उसे सीधा समझकर हवेली लेना चाहते थे, चुपचाप वापस लौट गए। दुलारी सुबह ही नीतू को लेकर काम पर निकल जाती और शाम तक काम करे घर आती थी। वह सारी जिम्मेदारी संभाल रही थी। उसका एक ही मकसद रह गया था, नीतू को पढ़ा लिखाकर काबिल बनाना। कुछ दिन बाद दुलारी पैसे इकट्ठे करके नीतू का एक स्कूल में दाखिला करा दिया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। आज नीतू 10 साल की हो गई थी। एक दिन दुलारी जब शाम को घर आई तो नीतू ने उससे कहा, मम्मी आज एक आदमी आया था, यह खत दे गया है। दुलारी ने कहा, बेटा जरा इसे पढ़कर सुना, मुझे तो पढ़ना नहीं आता है। नीतू ने लिफाफा खोला और बोली, अरे माँ ये तो इंग्लिश में है। इतनी इंग्लिश तो मैं भी नहीं जानती हूँ। दुलारी ने उससे खत ले लिया और अपने पास संभाल कर रख लिया। अगले दिन वह जिस घर में काम करती थी, उसकी मालकिन से खत पढ़वाया। उन्होंने बताया कि तुम्हारी हवेली बहुत पुरानी है, सरकार वहां उसे एक स्मारक बनाना चाहती है। यह सुनकर दुलारी के होश उड़ गए। नहीं नहीं मालकिन, आप इसका जवाब लिख दो, हमें नहीं बेचना अपना घर, हम कहाँ जाएंगे। यह सुनकर उसकी मालकिन ने कहा, दुलारी चिंता मत करो, मैं इसके बारे में पता करूंगी, लेकिन जहां तक मुझे पता है तुम्हें इसके बदले में सरकार बहुत सारा पैसा देगी। दुलारी ने कहा, मालकिन हम पैसा लेकर क्या करेंगे, हमारा गुजारा तो हो ही जाता है। मालकिन ने उससे कहा, अच्छा 1-2 दिन रुक जा, मैं सब पता करके बताती हूँ। दुलारी काम खत्म करके घर आ गई। उसे आज बहुत चिंता हो रही थी। न जाने सरकार कब उसका घर छीन ले। वह कहाँ जाएगी, नीतू का क्या होगा। 2 दिन में दुलारी बहुत परेशान हो गई। 2 दिन बाद उसकी मालकिन ने बताया, दुलारी तेरी तो किस्मत खुल गई। जानती है इस घर के बदले तुझे करोड़ों रुपए मिलेंगे। इससे तू हमारे से भी बड़ा घर ले सकती है। उसके बाद भी इतना पैसा बचेगा कि तुझे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुलारी को कुछ समझ नहीं आया। उसकी मालकिन बहुत अच्छी थी, उन्होंने सारा काम करवा दिया। दुलारी को बहुत सा पैसा मिला। उसने अपनी मालकिन की मदद से एक घर भी ले लिया। बाकी पैसे उन्होंने बैंक में जमा करवा दिए, जिसका हर महीने ब्याज आता था। दुलारी का सारा काम पूरा हो गया। वह अब अपने नए घर में पहुंच गई। एक दिन वह भगत जी की फोटो के सामने खड़े होकर रो रही थी। नीतू के पूछने पर उसने बताया कि देख बेटी, तेरे पिता के साथ मैं केवल 5 साल रही, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त में अपनी सूझबूझ से मुझे मकाने के लिए डटे रहने को कहा, जिससे आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। अपने आखिरी समय में भी उन्होंने केवल हमारे बारे में सोचा। उस समय मैं कुछ नहीं जानती थी। हमारी हवेली पर तो रिश्तेदार ही कब्जा कर लेते। यह सुनकर नीतू की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो बोली, काश आज पापा जिंदा होते तो कितने खुश होते। यह सुनकर दुलारी ने कहा, बेटी वो तो अपना काम कर गए, मैंने भी उनका कहना मानकर हवेली को बचा लिया। बस अब उनकी एक और आखिरी इच्छा थी, वो तुझे पूरी करनी है। वे चाहते थे कि उनकी बेटी बहुत लायक बन जाए। नीतू ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं एक दिन जरूर पापा का नाम रोशन करूंगी। दुलारी अब भी सभी घरों में काम करती थी। उसने नीतू का दाखिला एक बड़े स्कूल में करा दिया और अच्छी सी ट्यूशन भी लगवा दी थी। नीतू पढ़ाई करते हुए एक दिन आईएएस ऑफिसर बन गई। वो उस दिन घर आई और बोली, माँ देखो पापा का सपना पूरा हो गया, तुम्हारी बेटी कलेक्टर बन गई। माँ अब तुम्हें काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप आराम करो। वैसे भी हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। दुलारी बहुत खुश हुई। बेटी आज तूने अपने पिता की आखिरी इच्छा भी पूरी कर दी। जानती है पैसों की जरूरत तो बहुत पहले खत्म हो गई थी, लेकिन मैं काम इसलिए करती थी जिस काम से तेरा पालन पोषण हुआ। उस काम की मैं बहुत इज्जत करती हूँ।
दुलारी और नीतू दोनों भगत जी की फोटो के सामने खड़ी थीं। दुलारी ने कुछ देर उनसे बात की, फिर आकर पलंग पर बैठ गई। वह बोली, बस बेटी, अब मेरा काम पूरा हो गया, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। यह कहकर दुलारी एक और लुढ़क गई। नीतू ने भागकर उसे उठाया, लेकिन वह अब कहाँ, वह तो मुक्त हो चुकी थी। नीतू रोते रोते यही सोच रही थी, आखिर मेरी माँ ने क्यों कभी सुख नहीं उठा पाया। आज अब उनके सुख उठाने का समय आया तो भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। मेरा नाम आरव है। मेरे पापा एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते थे। हम लोग गुरुग्राम की हाई फाई सोसाइटी में एक फ्लैट में रहते थे। उस समय मेरी उम्र करीब 10 साल रही होगी। मुझे आज भी याद है, पापा मम्मी के साथ शादी फंक्शन में जाना, वहाँ बहुत सलीके से सबसे मिलना, खाना खाना, शगुन का लिफाफा देना और अपने घर वापस आ जाना। मैंने कभी पूरी शादी नहीं देखी थी, बस कभी कभी हम देर से पहुंचते थे तो दूल्हा दुल्हन को वरमाला पहनाते देख लेते थे। एक दिन मेरे पापा ऑफिस से आए तो उन्होंने बहुत खुश होते हुए बताया, अलका सुनो, वो अपनी बुआ जी हैं नखुर्जा वाली, उनकी बेटी की शादी है। हम सबको एक सप्ताह पहले ही बुलाया है। मम्मी ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक सप्ताह हम कैसे रुक सकते हैं, वो भी गांव में, वहां सबके पैर छुओ, घूंघट में रहो, ये सब कैसे करूंगी। पापा ने मम्मी की बात काटते हुए कहा, कितने साल हो गए गांव गए, बहुत मजा आएगा। इस रोज की भागदौड़ की जिंदगी से कुछ दिन छुटकारा मिलेगा, साथ ही उन सब रिश्तेदारों से मिल पाएंगे जिन्हें कई सालों से देखा नहीं है। बस कभी कभी फोन पर ही बात हो जाती है। मैंने देखा मम्मी को गांव जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पापा तो मानो गांव पहुंच ही गए। वे बहुत खुश थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, पापा क्या गांव में बहुत मजा आता है। पापा ने कहा, हाँ बेटा, मजा तो बहुत आता है, क्योंकि मेरा बचपन गांव में बीता है। शायद शुरू में तुम्हें अच्छा न लगे, पर जब 2 दिन वहां रहोगे तो सब अच्छा लगने लगेगा। पापा ने जाने की तैयारी कर ली। मम्मी भी तैयारी में लग गई, क्योंकि हमें 2 दिन बाद ही निकलना था। स्कूल से छुट्टी भी सैंक्शन करवा ली। 2 दिन बाद सुबह 4 बजे ही पापा ने जगा दिया, आरव उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है, फिर ट्रैफिक बहुत हो जाएगा। 5 बजे तक हम तैयार होकर नीचे आ गए। पापा ने पार्किंग से गाड़ी निकाली और हम खुर्जा के लिए रवाना हो गए। खुर्जा से आगे एक छोटा सा गांव था, जहां पापा की बुआ जी रहती थी। रास्ते में खेत खलिहान पेड़ देखते देखते हम करीब 11 बजे गांव पहुंच गए। गांव में पहुंचते ही पापा रास्ता भूल गए। वहां किसी से पूछा, तब हम पहुंचे। वहां पहुंचते ही हमारा बहुत स्वागत हुआ। बुआ जी घर के बाहर बड़े से आंगन में आई और पापा को गले से लगा लिया। पापा, मम्मी और मैंने उनके पैर छुए। फिर हम एक खाट पर बैठ गए। मम्मी अंदर घर में चली गई। आज पहली बार मम्मी को मैंने घूंघट में देखा था। मैं हंस रहा था, बार बार उनका घूंघट उठाकर देख रहा था। मम्मी घूंघट में से ही आंखें निकाल कर गुस्सा हो रही थी। अंदर जाते ही बुआ जी बोली, ये अपने लेखू की बहू है। मम्मी सबके पैर दबा दबा कर छू रही थी। यह सब देखकर मैं बाहर आ गया और पापा से पूछा, पापा आपका नाम लेखू है क्या। पापा बोले, बेटा मेरा नाम लेखराज है। गांव में ऐसे ही नाम होते हैं। नाम को छोटा करने के लिए सब मुझे लेखू के नाम से बुलाते थे। यह सुनकर मैं हंसने लगा। कुछ देर बाद हमारे लिए नाश्ता आ गया। गुड़ के सेब, नमकीन मट्ठी, बर्फी, गुलाब जामुन और एक गिलास दूध। पापा ने मजे से नाश्ता किया, मैंने केवल नमकीन मट्ठी ही खाई। फिर हम गांव की ओर घूमने चल दिए। गांव में हर आदमी पापा को जानता था। सब उनसे राम राम करते, हाल चाल पूछते, फिर पापा आगे बढ़ते। मैं सोच रहा था, वहां शहर में तो हमें कोई भी नहीं जानता। बस होली दिवाली के दिन ही सब लोग इकट्ठे होते थे, बाकी तो कोई किसी से नमस्ते भी नहीं करता था। शाम तक बुआ जी के घर में काफी मेहमान आ गए थे। गर्मी के दिन थे, सबका सोने का इंतजाम छत पर हुआ था। छत पर बिस्तर बिछा दिए थे, 2 बड़े पंखे लगे थे। हम सब 7 बजे तक खाना खाकर छत पर चले गए। आंगन में औरतें गीत गा रही थीं। ये सब मैंने पहली बार देखा था। पापा ने बताया, बेटा 4 दिन बाद शादी है, तब तक ऐसे ही गीत गाए जाएंगी। हल्दी, मेहंदी, भात की रस्म होंगी। वो तो बीच में बना है, वह मंडप है, वहां फेरे पड़ेंगे। मैंने पूछा, क्या शादी घर में ही हो जाएगी, बैंकेट हॉल नहीं जाएंगे। पापा ने बताया, हाँ बेटे, यहाँ शादी घरों में ही होती है। घर ही इतना बड़ा है, बारात को स्कूल में रुकवा दिया जाता है। अगले दिन पापा शादी के कामों में व्यस्त हो गए। वहां कुछ मेरी उम्र के बच्चे थे, वे मुझे अपने साथ खेलने ले गए।
उनके खेल मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। मैं बस एक और खड़ा देख रहा था। 4 दिन बाद शादी का दिन आया, सब तैयार हो गए। बारात आई, दूल्हा दुल्हन की जयमाला दरवाजे पर ही हो गई। फिर दावत का समय हुआ, मेज कुर्सी पर बैठकर पत्तलों में खाना परोसा जाने लगा। पापा भी यही काम कर रहे थे। फिर सबने खाना खाया। अब सब लोग उसी मंडप के चारों ओर बैठ गए। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। सुबह तक मैं जागता रहा। मैंने पहली बार पूरी शादी देखी थी। सुबह विदाई के समय सब रो रहे थे। विदाई के बाद सब काम निपटाने में लग गए। मैं जाकर सो गया। दोपहर को जब भूख लगी तब मेरी आंख खुली। आंगन में जाकर देखा तो सब लोग खाना खा रहे थे। हमने भी खाना खाया। अगले दिन हमें निकलना था। रात को सब बात करते रहे। सुबह जब चलने का समय हुआ तो बुआ जी रोने लगी, बेटा कभी कभी आ जाया कर, शादी में तुझसे ठीक से बात भी नहीं हो पाई। पापा उन्हें समझा रहे थे। बुआ जी ने बहुत सारी मिठाई और दूसरा सामान गाड़ी में रखवा दिया। मुझे भी कपड़े और पैसे मिले। हम घर की ओर चल दिए। आज कई साल बीत गए। आज भी मैं उस शादी में बिताए 7 दिनों को भूल नहीं पाया हूँ। शहर की शादी हम एक सप्ताह बाद ही भूल जाते हैं। आज भी मेरा मन करता है कि गांव की शादी देखूं। बुआ जी के जाने के बाद पापा कभी वहां गए ही नहीं। पता नहीं कब हम गांव की शादी देख पाएंगे। मैं भी अपने बच्चों को गांव ले जाना चाहता हूं। रात के 2 बज रहे थे। अरविंद जी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी फोन की घंटी बजी। फोन की घंटी सुनकर उनकी पत्नी अलका भी जाग गई। इतनी रात किसका फोन आया होगा? अरविंद जी ने उठकर ऐनक लगाया और फोन देखा। किसी अनजाने नंबर से फोन था। उन्होंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी भरकम आवाज में किसी ने कहा, आप सुमन जी के रिश्तेदार हैं? अरविंद जी ने कहा, हाँ जी, मैं उनका भाई बोल रहा हूँ। क्या बात है, आप कौन हैं? दूसरी ओर से वह व्यक्ति बोला, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, गोलागंज थाने से। आपकी बहन और जीजा का एक्सीडेंट हो गया है। उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई है। एक छोटी बच्ची जो अपना नाम काव्या बता रही है, वह हमारे पास है। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। यह सुनते ही अरविंद जी के हाथ से फोन छूट गया। उन्होंने अलका को सारी बात बताई। वे दोनों जल्दी से तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंचे। वार्ड के बाहर एक बेंच पर एक लेडी कांस्टेबल के साथ काव्या बैठी रो रही थी। अलका ने उसे संभाला। अरविंद जी अंदर गए। वहां इंस्पेक्टर और डॉक्टर दोनों खड़े थे। उन्होंने बताया कि उनकी बहन और जीजा अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर अरविंद जी रोने लगे। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। डॉक्टर ने उन्हें संभाला और कहा, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। उस बच्ची को भी आपको संभालना है। कुछ देर में अपने आप को संभाल कर अरविंद जी ने सभी रिश्तेदारों को फोन करना शुरू किया। इस बीच पुलिस ने दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुमन की ससुराल में कोई नहीं था, इसलिए अरविंद जी ने ही दोनों का अंतिम संस्कार किया। अब काव्या की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। काव्या को वे अपने साथ घर ले आए। काव्या दिन भर गुमसुम बैठी रहती थी। अलका उसे संभालती थी, लेकिन वह उस हादसे को भूल नहीं पा रही थी। एक दिन अलका ने कहा, सुनो जी, क्या हम जीवन भर काव्या का बोझ उठाते रहेंगे? इसे किसी अनाथालय में भेज देते हैं। यह सुनकर अरविंद जी गुस्से में बोले, ये क्या बकवास कर रही हो? वो मेरी सगी भांजी है, मेरी बहन की बेटी है। वो मेरे साथ रहेगी। अलका बोली, अपना खर्च तो ठीक से चल नहीं रहा है, इसे कहाँ से खिलाएंगे? अरविंद जी ने कहा, ये समझ लो, अब हमारे 3 बच्चे हैं। अलका ने गुस्से में कहा, आपको ये भी समझना होगा कि इसकी पढ़ाई और शादी भी करनी पड़ेगी। कहाँ से हो ये सब? अरविंद जी ने कहा, सब हो जाएगा, ऊपर वाला सब इंतजाम करेगा। तुम बेकार की बातें मत करो। अगर ये तुम्हारी बहन की बेटी होती तो क्या इसे अनाथ आश्रम भेज देती? अलका चुप रह गई, लेकिन अब वो काव्या से मन ही मन नफरत करती थी। सुबह अरविंद जी के ऑफिस जाने के बाद काव्या से पूरे घर का काम करवाती थी। काव्या को उसके माता पिता ने बहुत लाड़ प्यार से पाला था, लेकिन मामी उसे रोज मारती थी। वो पैसों की तंगी का सारा गुस्सा काव्या पर निकालती थी। काव्या हर दिन सोचती कि काश वो भी अपने माता पिता के साथ मर जाती। यह जिंदगी तो नरक से भी ज्यादा दैकदाई है। एक दिन अरविंद जी दोपहर को घर आए। दरवाजा खुला था तो वे सीधे अंदर आ गए। उन्होंने देखा कि एक रोटी जल जाने पर अलका काव्या को मार रही थी। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे किचन में गए। अलका उन्हें देखकर डर गई। उसने कहा, खाना मैं बना रही थी, जरा फोन आ गया तो इसे एक रोटी सेकने को कहा, इसने उसे भी जला दिया। काव्या के सब्र का बांध टूट चुका था। वो बोली, मामा जी मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ आइए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मामी मुझसे सारा काम करवाती है और हर दिन कम से कम 2 बार मुझे मारती है।
इससे तो अच्छा होता मैं भी मर जाती। अलका अंदर से डंडा लेकर आई, अब झूठ बोलकर हम दोनों में लड़ाई करवाना चाहती है। रुक, मैं तुझे बताती हूँ। अरविंद जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे बोले, खबरदार जो इसे हाथ भी लगाया। बेटी मुझे माफ कर दे, आज मेरी बहन भी मुझे कोस रही होगी। तू चल मेरे साथ, अपने कपड़े एक बैग में लगा ले। अलका बहुत खुश हो गई। हाँ हाँ ठीक है, इसे अनाथ आश्रम में छोड़ आओ, मैं भी चैन से रहूंगी। अरविंद जी बोले, अब तुम चैन से रहो, हम जा रहे हैं। कुछ देर बाद दोनों घर से निकल गए। काव्या रो रही थी। अरविंद जी सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच गए। काव्या बोली, मामा जी क्या अनाथ आश्रम दूसरे शहर में है? काव्या यह सुनकर बोली, लेकिन मामा मामी का क्या होगा? काव्या ने कहा, मामा मेरे कारण आपको भी परेशानी उठानी पड़ रही है, मुझे कहीं छोड़ आइए। अरविंद जी बोले, कल जब मैं ऊपर जाऊंगा तो अपनी बहन और तेरी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये सोचा है तूने? बस अब कुछ मत बोल, मैं तेरा पालन पोषण कर तेरी शादी करूंगा। यही मेरे जीवन का मकसद बन गया है। ट्रेन से उतरकर दोनों गांव के लिए एक तांगे में सवार हो जाते हैं। गांव में एक छोटा सा मकान था। अरविंद जी ने काव्या को एक कुर्सी पर बैठाया और खुद उसकी सफाई करने में जुट गए। कुछ देर में दोनों को भूख लगी तो वे एक होटल पर पहुंच गए खाना खाने। खाना खाने के बाद जब अरविंद जी पैसे देने गए तो होटल का मालिक रविंद्र बोला, भाई क्यों शर्मिंदा कर रहा है? अपने बचपन के दोस्त को भूल गया। यह कहकर वह अरविंद जी के गले लग गया और बोला, और बता इतने साल बाद गांव कैसे आया? अरविंद जी ने सारी बात बता दी। यह सुनकर रविंद्र बोला, एक काम कर, यही बस अड्डे के पास मेरी जमीन है, वहां तू ऐसा ही होटल खोल ले, बहुत कमाई होगी। हम दोनों पार्टनरशिप में होटल चलाएंगे। मुझे कोई साथ देने वाला नहीं मिल रहा था, अब तू आ गया है, दोनों मिलकर होटल चलाएंगे। अरविंद जी ने अगले दिन से ही होटल खोलने की तैयारी शुरू कर दी। दोनों कुछ पैसे लगाकर कुछ ही दिनों में एक होटल खोल लिया। उन्होंने काव्या का दाखिला भी एक अच्छे स्कूल में करा दिया। दोपहर को काव्या को स्कूल से लेकर होटल पर पहुंच जाते, रात तक अरविंद जी होटल चलाते और काव्या पढ़ती रहती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। अरविंद जी ने अब कुछ पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे। उन्हें काव्या की शादी भी करनी थी। काव्या कभी उदास होती, उसे अपने माता पिता की याद आती तो अरविंद जी उसे समझाते। फिर वह सोचती कि मामा ने मेरे लिए अपना परिवार छोड़ दिया। यह सोचकर वह सब कुछ भूल जाती। उसके सिर पर एक छत तो है। मामा की छत्रछाया में उसका पालन पोषण अच्छे से होने लगा। धीरे धीरे समय बीत गया। काव्या अब बड़ी हो गई। एक दिन रविंद्र ने अरविंद से कहा, भाई अगर बुरा न माने तो एक बात कहूँ, मैं अपने बेटे के लिए काव्या का हाथ मांगता हूँ। मेरा बेटा शहर में डॉक्टर बन गया है। मैं चाहता हूँ कि हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। अरविंद जी बहुत खुश हुए। उन्होंने काव्या से बात की, लड़के लड़की को मिलवाया, दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। शादी की तैयारी शुरू हो गई। रविंद्र ने शर्त रखी थी कि वह दहेज नहीं लेगा, इसलिए अरविंद जी शादी में अच्छे से दावत और मेहमानों की आवभगत, उनके स्वागत की तैयारी करने लगे। एक दिन वे होटल पर पैसे गिन रहे थे, तभी किसी ने उन्हें पुकारा, कैसे हैं आप? उन्होंने पलट कर देखा तो सामने अलका खड़ी थी। बहुत कमजोर थी, सफेद बाल उसके काले बालों के बीच में से झांक रहे थे। चेहरा मुरझाया हुआ था। एक पुरानी सी धोती पहने वह एक सूटकेस लिए उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। अरविंद जी बोले, अरे अलका, तुम यहाँ का पता तुम्हें किसने दिया? अलका बोली, तुमने सभी रिश्तेदारों को शादी का कार्ड भेजा, उसमें से ही किसी ने मुझे तुम्हारा पता बता दिया। मुझे माफ कर दो, मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सजा तुमने दे दी, बिना कुछ कहे मुझे छोड़कर चले आए। अरविंद जी ने कहा, अलका, उस समय मुझे अपनी बहन के लिए ये कुर्बानी देनी पड़ी। तुम कभी काव्या को कभी अपना नहीं मानती, मुझे मरकर अपनी बहन को मुंह दिखाना था। मैं क्या करता, इसलिए चुपचाप वहां से निकल आने में ही भलाई समझी। अलका बोली, हाँ, मुझे भी अपने किए की सजा मिल गई। तुम्हें ढूंढने के बाद जब तुम्हारा कोई पता नहीं मिला तो मैं अपने मायके चली गई। वहां मेरे भैया भाभी ने मेरे साथ वही व्यवहार किया जो मैंने काव्या के साथ किया था। मैं वहां से निकलकर एक अनाथाश्रम में चली गई, वहां बच्चों की सेवा करने लगी। मुझे वहां 2 वक्त का खाना मिल जाता था। वहां मैं हर बच्चे में काव्या को देखती थी। कभी कभी किसी रिश्तेदार से मिलने जाती, तुम्हारे बारे में पता करती, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। अब जब तुमने अपने दूर के भाई को शादी का कार्ड भेजा तो उन्होंने मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे तुम्हारा पता बता दिया। क्या अब भी तुम मुझे माफ नहीं करोगे? मेरे पास अब उस अनाथ आश्रम के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। मैं तुम पर अपना हक खो चुकी हूँ। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। बस एक काम कर दो, एक बार काव्या बेटी को आशीर्वाद देकर मैं शाम की बस से वापस चली जाऊंगी। इतना हक मुझे दे दो।
अरविंद जी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो बोले, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। मैं बस अपना फर्ज निभाने के लिए मजबूर था। अब तुम कहीं नहीं जाऊंगी। हम दोनों मिलकर काव्या का कन्यादान करेंगे। चलो घर चलो। अरविंद जी अलका को लेकर घर पहुंचे। काव्या के सामने जब अलका पहुंची तो उसने कहा, बेटी मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर अलका से लिपट गई। मामी, मैंने हमेशा अपनी मम्मी की जगह आपको माना है। पुरानी बातें भूल जाए, मुझे बहुत खुशी है कि आप आ गई। मेरे जाने के बाद मामा अकेले रह जाते। अगले दिन से दोनों शादी की तैयारियों में जुट गए। तय समय पर काव्या की शादी हुई। दोनों ने कन्यादान किया। काव्या ने विदा होने से पहले मामा के गले लगकर कहा, मामा जी, शायद मेरे पापा भी मेरे लिए इतना नहीं करते। आपने अपना पूरा जीवन मेरे लिए कुर्बान कर दिया। अरविंद जी बोले, बेटी तुझे नहीं पता, ये सब मैंने अपने लिए किया है। अब मैं अपनी बहन के सामने शर्मिंदा नहीं होऊंगा। दोनों रोकर गले लग गए। काव्या अपनी ससुराल चली गई। अरविंद जी और रविंद्र जी दोनों समधी बन गए थे।